वेलकम। डे 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये एक सीरीज़ है पूरी 40 दिन में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करने की फॉर क्लास 10th एंड क्लास 9th फिजिक्स ओनली। एंड ये मदद करेगी क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स को भी और हायर जो नीट के जो बेसिक्स जो फाउंडेशंस होते हैं बहुत ही बेसिक्स से शुरू करेंगे कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट होती है जिसको हम देखते हैं, कोई भी चीज़ होती है जो एक इंसान देखता है यानी ह्यूमन आई उसको परसीव करते हैं, इनके वो विजिबल होता है। वो कब होता है? हम देखते हैं कि दिन में जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, ये ऑब्जर्वेशन है, तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है। और इसके जस्ट अपोजिट ये होता है कि रात में जब उसकी सूरज की रोशनी नहीं होती है वो चीज़ दिखाई नहीं देती इंसान के आँखों को। इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकलता है कि लाइट मेक्स the object human eye to perceive anything. So the first thing is that the light, what is that light, जो कि ये मदद करता है किसी चीज़ को देखने में। Number one answer is light is a energy. Light makes us to see, makes the world visible to human eye. लाइट क्या होती है? लाइट एक एनर्जी होती है, लेकिन एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। सिंपली लाइट तो एनर्जी है, लेकिन कैसी एनर्जी है? वैसी एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जो भी समझे, यानी बिजली होती है उसमें, विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। और अगर एनर्जी के फॉर्म में बोले तो एंड मैग्नेटिक एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये तो होती है लाइट, यानी कि लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी का मतलब एनर्जी को हम रेडिएशन भी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, लाइट के जो ये एनर्जी होती है ये छोटे छोटे पैकेट्स की होती है जिसको फोटोन्स कहते हैं। यानी कि एनर्जी एक्चुअली जो ट्रैवल करती है, ये ट्रैवल इन स्मॉल पैकेट्स। लाइट ट्रैवल इन, जो चलती है लाइट इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स of energy called photon, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। लाइट इज़ अ एनर्जी, लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट ट्रेवल्स इन स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स, ठीक है। लाइट मेक्स एनी ऑब्जेक्ट विजिबल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट लाइट एनर्जी है, बट वक्त के गुजरने के साथ लाइट को ये भी माना गया कि लाइट एक पार्टिकल है। लाइट एनर्जी के साथ एक पार्टिकल भी है, यानी पार्टिकल नेचर है इसका। एनर्जी तो है लेकिन पार्टिकल नेचर है ये। एनर्जी तो है लेकिन पार्टिकल नेचर क्यों कहा गया? ये पार्टिकल नेचर है क्योंकि मान लीजिए कि ये इसलिए कहा गया, ये क्वेश्चन आ जाता है इसलिए क्योंकि देखा गया कि मान लो ये शीशा है, शीशा को पॉलिश कर दिया, ग्लास बन गया, तो लाइट इस पर अगर पड़ती है तो ये वापस आ जाती थी। तो ये तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स में होता है कि जब फेंका किसी पे तो टकरा के वापस आ गई, ये ऑब्जेक्ट टकरा के वापस आ गई। Are you getting it? तो what I want to say, जैसे ये लाइट एक पार्टिकल है, इस तरह से लाइट एनर्जी तो है लेकिन एज अ नेचर लाइट का एक पार्टिकल नेचर है। और सच बात तो ये है कि वो एनर्जी जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसके लीनियर मोमेंटम, ये बहुत आगे की चीज़ है और उसकी ये ख़त्म नहीं होती है, और उसकी एंगुलर मोमेंटम यानी मास एंड वेलोसिटी बाकी रहती है, यानी उसकी रेस्ट मास, यानी कि उसकी एम नॉट ख़त्म नहीं होती है। एम नॉट यानी रेस्ट मास के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये क्यों पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है लाइट? हालांकि लाइट एक एनर्जी है। सेकंड, सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी बल्कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर के साथ साथ एक वेव नेचर भी था। कैसा नेचर था? वेव नेचर प्लस ये वेव नेचर भी था। ये वेव नेचर का कैसे पता चला? वेव तो हम देखते हैं जैसे कि लहर होती है, लहर को वेव कहते हैं, यानी कि दिस इज लाइक दिस लहर जो कि समुद्र में होती है। तो साउंड के बारे में भी जानते थे वो एक वेव थी, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट वेव है। एक्चुअली लाइट एक वेव है। इसके बारे में तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, पैटर्न्स देखे गए, ऑब्जर्वेशंस किए गए जो कि हम आगे पढ़ेंगे। वेव नेचर ऑफ लाइट में फ्रेजनल साहब थे और भी बहुत सारे यंग साहब थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, इनको साबित किया। लेकिन बहुत सिंपली समझना है, लाइट पार्टिकल कैसा तो हमने समझ गया, टकरा के आगे रिफ्लेक्शन हुआ। वेव कैसे है? तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, तो लाइट एक्चुअली जो चल रहा होता है, हम तो जानते हैं सीधी चलती है लाइट, मान लो इधर चल रही है सीधी रास्ते में, लेकिन जो चलती है सीधी तो चलती है लेकिन ऐसे करके चलती है।
यानी कि उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो एक्स, अगर मान लेते हैं ये इधर की तरफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ है, और जेड एक्सिस की तरफ, यानी कि इससे 90 डिग्री पर अगर जेड एक्सिस है उसकी तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे, और फिर और ये एक्स एक्सिस की तरफ वो चल रही है, ये मूवमेंट है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल, जो भी रूल समझे इसमें, ये यहाँ रूल नहीं है, बल्कि मैं बता रहा हूँ कि ये चलती कैसे है कि ये इसके 90 डिग्री, ये इसके 90 डिग्री, ये इसके 90, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का 90 डिग्री, वाई एक्सिस जेड एक्सिस 90 डिग्री, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस 90 डिग्री, तीनों आपस में 90 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर एक एक्सिस पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरे एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है और तीसरी की तरफ मोशन होगी उसकी, इनकी चली तो ऐसे, लेकिन ऐसे ऐसे करके चल रही है। ये मतलब यहाँ से ये है कि वह वेव है लाइट। अब पार्टिकल कैसे है, क्योंकि जब टकराई तो वापस आ गई, दिस इज अ पार्टिकल नेचर। सो लाइट एग्जिबिट ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में ये बाद में आई, एक थ्योरी आई, इसमें डीप में अभी नहीं पढ़नी है, बस इतनी जाननी है। लाइट, व्हाट इज लाइट में ये सब आ रही है। उससे भी सिंपली एक जाननी ये है हमें कि लाइट की क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, कौन सी, एक आगे भी एक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये सब है बहुत ही बेसिक चीज़। क्वांटम थ्योरी का मतलब लाइट एक फोटोन्स में छोटे छोटे बटे हुए, यानी छोटे छोटे फोटोन्स में पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, क्वांटम्स में है लाइट। लाइट यानी कि एक ट्रेन का जो डब्बा होता है कि एक सिमिलर डब्बे, यानी कि लाइट अगर ये यानी कि एक्चुअली देखा है कि अगर एनर्जी होती है लाइट, फोटोन की, इस फोटोन पैकेट, मान लीजिए एक पैकेट है फोटोन की, तो उस पैकेट यानी उस बक्से में, एनर्जी के बक्से में उसकी एनर्जी कितनी है, तो देखा गया कि उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है एनर्जी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि एक सेकेंड में कितनी बार एक राउंड, अगर एक सेकेंड में एक राउंड लगाया ये वेव तो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में 2 राउंड लगा दिया 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो उस लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हर कलर्स की अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं। तो ये अलग बात है कि तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है किसी लाइट की उतने ज़्यादा एनर्जी पैकेट्स है उसमें, ये मतलब है पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। तो इसको जब बराबर किया प्लैंक से हमने, तो प्लैंक कांस्टेंट है इक्वल टू h म्यू। ये क्वांटम थ्योरी में ये बहुत ही सिंपली में हमने, ये सब की डिटेल चैप्टर्स है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल बहुत सिंपली में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। जो हमारा लेवल है क्लास 10th के लिए जो लेवल है, बस इनमें जानना है इन चीज़ों को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, comment type in the comment box, type in the comment whatever you want answer, give, I will give try to session, continuing the session. Welcome. Reflection of light. जब भी हम देखते हैं किसी मिरर पे कोई लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, या ऐसे ही कोई सरफेस पे, ये प्रॉपर्टी लाइट की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। आप सिंपली देखें, एक ग्लास ले, अगर ग्लास को पॉलिश कर दिया जाए सिल्वर से, देन सिल्वर से अगर पॉलिश कर दिया जाए, देन दिस सरफेस बिकम अ मिरर, एक मिरर हो जाती है। अगर ये सीधी हो तो इस मिरर को प्लेन मिरर कहेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन देखा गया कि जब भी एक लाइट किसी सोर्स से आती है, मान लीजिए कि सूरज से आ रही लाइट और फॉल की, इस जो फॉल करती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे फॉल की उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और फिर वो वापस हो जाती है। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट इज रे? रे किसी लाइट के बंडल्स हो जाते हैं जो कि लाइट ट्रेवल कर रही होती है, दैट इज द रे ऑफ लाइट। सो जब अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट at any on any mirror, whether it is a plane or a spherical mirror, यानी कि ये सीधी है तो या थोड़ी ऐसे कर्व हो सकती है, कर्व आउटवर्ड या कर्व इनवर्ड कह रहे, दो स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं। तो दिस इज अ कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज अ कनकेव मिरर। इस पर भी अगर लाइट इंसिडेंट करती है तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और इस पर भी इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये किसी लॉ के तहत होगी, किसी नियम और कायदे कानून के तहत होगी। ये दो कायदे होते हैं, इससे इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही आसान है। पहला तो ये है कि उससे बताने से पहले एक चीज बताऊं कि जिस पॉइंट पे ये लाइट इंसिडेंट हुई, उस पॉइंट पे अगर मिरर
अगर दिस इज द मिरर, इस पॉइंट पे अगर 90 डिग्री डालूँ मैं, यानी परपेंडिकुलर डालूँ, तो दिस लाइन को नॉर्मल कहूँगा, NORML, नॉर्मल। यानी कि जो ये परपेंडिकुलर उस पॉइंट पे, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था उस पे जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया उस मिरर के मिरर से परपेंडिकुलर, तो दैट इज लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है, वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनती है ये, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी, जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगी, तो इसको थीटा आर कहेंगे। अभी थीटा आई विल बी इक्वल टू थीटा आर सिंपल फॉर एनी स्फेरिकल सरफेस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है हर तरह के स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। तो एंड सेकेंड जो लॉज है, इसको हम एक्सप्लेनेशन में ले सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम ऐसे ले सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, यानी कि जो रे इंसिडेंट हो रही है, द रिफ्लेक्टेड रे, जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी उस पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में ना, ये बोर्ड का एक प्लेन है कि इट इज नॉट अ 3D बट जस्ट अ प्लेन, इट इज अ प्लेन, बोर्ड का जैसे एक प्लेन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसी प्लेन पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसी प्लेन पे, और जो नॉर्मल जो ड्रॉ हो रहा है वो भी इसी प्लेन पे है। सो द सेकंड लॉ स्टेट दैट द एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल नॉर्मल का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इसको नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी लिख सकते हैं, एट द मोर क्लियरली पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाई नहीं यहाँ पर मतलब होता है, पड़ता है, इन सेम प्लेन, उसी एक प्लेन में होता है, जो कि मिरर का जो होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ मिरर, दैट मिरर। सो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एप्लीकेबल है तमाम तरह के सरफेसेस के लिए, प्लेन मिरर्स के लिए भी, कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए भी। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये दोनों लॉज एप्लीकेबल होंगे। इनमें कैसे एप्लीकेबल होंगे, तो जिस पॉइंट है उस पॉइंट पे टैंजेंट डाला पहले, जिससे टैंजेंट यानी कि सिर्फ टैंजेंट वो लाइन है जो सिर्फ उस पॉइंट से गुजर रही हो, फिर उस टैंजेंट पे 90 डिग्री ड्रॉ किया, एंड दिस विल बी द नॉर्मल, इट्स नॉर्मल एन, या इधर से एन लिख दे। उसी तरह इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया, एंड दिस 90 डिग्री के इट्स 9, so this is the theta I theta r, okay, getting coming to the next in the series. नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए, लेट्स सी व्हाट एवर द क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम यू, और आप इसके आंसर्स को आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, लेट दिस इज अ प्लेन मिरर, यानी कि एक शीशा है और उसको पीछे से पॉलिश कर दी गई है सिल्वर से, तो एक मिरर फॉर्म हो गई हमारी, और ये प्लेन चूंकि है, प्लेन है, तो इसी से प्लेन सिंपली जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ इमेज कैसे फॉर्म होती है और किस तरह की इमेज फॉर्म होती है, लेट चलिए हम ये एक बंदा खड़ा है, यहाँ पर एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, एंड लेट दिस लेट एक्चुअली दिस इज द दैट एक्सिस, इस एक्सिस पे तो ये एक बंदा खड़ा है मानते हैं। अच्छा, एक रे मानता हूँ मैं कि एक सीधी जा रही है, एक इसके टॉप से, लेट अस अज्यूम दिस इज अ इंसिडेंट रे, वन इंसिडेंट रे, एंड दिस इज सेकंड इंसिडेंट रे, लेट दिस इज कमिंग टू दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट इंसिडेंट, normally it will reflect back because this is the theta, then the angle will reflect back the same, okay, same angle, and since this is the theta is 0, simply perpendicular कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया ना, तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट पे, तो डिफ्लेक्ट बैक हो गई यहाँ से तो ऐसे होगी। दो रे क्यों लिया, इमेज फॉर्मेशन के लिए देख, हमें इट इज इम्पॉर्टेंट दैट 2 रेज आर नेसेसरी, जहाँ और दिस इज बाय नेचर अ फेनोमेना दैट व्हेन 2 रेज मीट द इमेज इज फॉर्म, यानी किसी भी पॉइंट से 2 रे निकली
हमने एक पॉइंट इसे इसके ऊपर से निकाला, एक रे। हमने पूरी बॉडी का नहीं लिया, पूरी बॉडी का हम यहाँ नहीं लेंगे, सिर्फ एक पॉइंट को सबसे टॉप से एक लेता हूँ और इससे 2 रे निकालता हूँ। ये 2 रे जहाँ मिल जाएगी वहाँ इमेज फॉर्म करेगी। ये एक फिनोमेना, ये हर जगह पूरे मिरर में और पूरे लेंसेज में भी यही हम देखेंगे ना। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब ये 2 रे मान ये तो इधर भाग गई और ये तो ऐसे चली गई, तो एक्चुअली रे नहीं मीट कर रही है, रेज आर नॉट एक्चुअली, बिकॉज ये तो इधर चली आ रही है ना वापस, और ये वाली रे वापस होकर फिर इधर भागेगी। सो रेज आर नॉट मीटिंग, एक्चुअली इट इज नॉट मीटिंग। तो लेकिन इंसान की आंख को लगेगा ऐसा, द ह्यूमन आई विल परसीव इट लाइक दैट, कि ये रेज, ये वाली रेज जो ऐसे टकरा के इधर, इसको लगेगा कि इतनी ही दूरी पर यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से। इंसान की आंख को लगेगा ऐसा कि यहाँ से आ रही है, और ये वाली रे जो इधर भागे, ये एक्चुअली ये वाली रे इंसान की आंख को ये लगेगी यहाँ से आ रही है। तो दिस इज द मीटिंग पॉइंट। तो इंसान को द ह्यूमन आई विल परसीव दैट कि ये वाला पॉइंट इसका यहाँ है सर, और उसी तक पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगी। यानी जैसा ये यहाँ था उतनी ही दूरी पे यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। दिस इज हाउ इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। आप अगर सजेशन दे सकते हैं, आप अपने कमेंट्स, अपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयरिंग सब कर सकते हैं। आप राइट नाउ यू कैन कमेंट इन आवर बॉक्स वट एवर द योर प्रॉब्लम्स, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। तो प्रॉपर्टीज, बेसिक जो प्रॉपर्टीज फॉर्म हुई, जो इमेज फॉर्म बाय प्लेन में जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, जो इमेज फॉर्म होगी उसकी, इमेज जो होगी रेज रियली मीट नहीं करेंगे, यानी वर्चुअली कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सीम्स टू मीट, रेज सीम्स टू मीट मीन्स इसको वर्चुअल कहते हैं, यानी इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, यानी कि नॉट रियली मीटिंग। वर्चुअल का मतलब हो गया रियली नॉट मीटिंग। वर्ड का भी मतलब है कि सही में नहीं मिल रहा है, बल्कि एक्चुअली ये नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये, तो एक्चुअली तो सही में मीट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 2 रेज अगर यहाँ मीट करते, यहाँ मीट करते, या जहीं भी मीट करता वहाँ बनता है, मीट कर ही नहीं रही, तो ऐसे है। तो ये यहाँ मीट कर रहा है, एक्चुअली ह्यूमन आई को ऐसा लगता है, तो इसलिए हमें शीशे में अपना अक्स दिखाई देता है, यानी अपनी इमेज दिखाई देती है। सेकंड जो होती है उसकी, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये दिखाई देता है। द साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इक्वल्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली फॉर प्लेन मिरर। ये बात नोट करके रखनी है। फिर जितना दूरी पे है उतनी ही दूरी पे है, the same distance far away, the image distance equals object distance, image distance equals object distance। यहाँ जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रेफरेंस हमारा ये मिरर होगा, ये हमारा मिरर होगा, यानी कि दिस प्लेन मिरर ये हमारा रेफरेंस होगा। यहाँ से जितना दूरी ऑब्जेक्ट की या इमेज की उतनी ऑब्जेक्ट की दूरी होगी। एक और जो इम्पोर्टेंट बात ये है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लैटरल इन्वर्सन होगा। लैटरल इन्वर्सन का मतलब ये है कि अगर मैं ये P लिखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऐसे लिखा रहेगा लाइक दिस, ये दाएं वाला बाएं में और बाएं वाला दाएं में बदल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन उलट जाना, इन्वर्जन लैटरली इन्वर्स जाएगा, तो इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, इमेज इज लैटरली inverted. So this is the property of the image form and how the image formed by the plane mirror. Let us know what your suggestions are about. Next, spherical mirrors. ऐसे मिरर्स जो प्लेन नहीं हो बल्कि स्फेयर से निकाले गए मिरर। लेट अस डू, एक स्फेयर था ये, यानी कि गोला, ग्लोब, ग्लास का गोला। तो हमने क्या किया कि एक कट कर दिया, यहाँ से कटिंग करके निकाल ली, और इधर से भी एक कटिंग करके निकाल ली। तो हमारे पास 2 तरह के, एक तो ये ग्लास बचा और एक ये ग्लास बचा। ये दोनों ग्लास इस स्फीयर से बना है, जिसका एक सेंटर है। मान लो स्फीयर का एक सेंटर होता है, एक स्फीयर है जिसमें सेंटर्स, और ये पूरी यहाँ से निकाली 2। अच्छा, इसमें एक पार्ट को क्या किया मैंने, सिल्वर पॉलिश कर दिया और एक आउटवर्ड पार्ट को छोड़ दिया, और एक में क्या किया मैंने, आउटवर्ड पार्ट को सिल्वर पॉलिश कर दिया और इनवर्ड पार्ट को छोड़ दिया। सो वी हैव 2 टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अ मिरर, a spherical mirror whose reflecting surface is bulged outward, or
is called convex mirror, and a mirror whose reflecting surface is curved inward. It means the reflecting surface is toward the center of curvature. The reflecting surface is toward the center of that sphere from which that mirror is made. So इस केस को हम कहेंगे this is the sphere, और इस स्फेयर का ये सेंटर सी था, और इस स्फेयर से हमने कटिंग करके ये दो निकाले, अलग अलग दो स्फेयर से भी निकाल सकते हैं, ये तो समझाने के लिए। तो दिस इज द कन्वेक्स मिरर, इस पार्ट कन्वेक्स पार्ट कहेंगे ये बर्ड आउटवर्ड पार्ट को, एंड ये बर्ड इनवर्ड जो कर्व्ड इनवर्ड कहेंगे या बर्ड इनवर्ड कहेंगे या कर्व्ड इनवर्ड, इसको कनकेव पार्ट कहते हैं, और इसको मिरर को कनकेव मिरर कहेंगे। सो वी हैव दिस टू टाइप ऑफ मिरर्स। हाउ द फर्स्ट थिंग, इस मिरर पे, इस मिरर का एक सेंटर होगा बीच में, द सेंटर ऑफ दैट मिरर इज कॉल्ड द पोल। पोल को पी से डिनोट करते हैं, पी से। द सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल। पोल सरफेस ऑफ द मिरर पे, सरफेस पे, और रिफ्लेक्टिंग पार्ट के बीच में है। तो ये अगर मान लो इतना बड़ा ये मिरर है, तब इसकी बात करता हूँ, ये पोल होगा। ओके, नाउ इफ दिस इज पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो अगर इसका ये पोल हो गया पी, और ये पोल पी था, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दिस ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल एक एक्सिस फॉर्म किया। तो आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर। सो लेट एक मिरर लेते हैं, इसी मिरर को हम बड़ा से ड्रॉ करते हैं। सो दिस वाज द पोल ऑफ दैट मिरर, एंड दिस इज द कन्वेक्स मिरर। वी हैव कन्वेक्स मिरर। So अगर ये this was the center of, now this was the center of curvature of that convex mirror, क्योंकि अगर ये convex था, यानी कि ये पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग था, यानी कि ये मिरर के अंदर इधर की तरफ convex, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी जिस स्फीयर से वो बना है मिरर, उसका सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट मिरर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, यानी कि इधर साइड होगा। और इस केस के लिए अगर इसको बड़े से ड्रॉ कर ले तो सॉरी, इसको अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर लूँ बड़ा सा, तो इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर, चूंकि ये मिरर इधर की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका, क्योंकि ये ऐसे वाले किसी स्फीयर से बन गया है। तो दिस इज द पोल। तो ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो अगर इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस और मेन एक्सिस। तो ये एक्सिस हो गई, ये पोल हो गई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई। अच्छा, चूंकि दिस इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, दिस इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फॉर विच द, जहाँ से ये मिरर बनी है, ये स्फेरिकल मिरर बनी है, उसकी रेडियस है ये ना, सेंटर और पोल के बीच में। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। इस पार्ट को आर से भी डिनोट करते हैं, या रेडियस ऑफ स्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ, इस लेंथ को कहेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, नाउ अच्छा, फोकस क्या होती है? कोई भी पैरेलल बीम जो इस मिरर पे पड़ेगी, कोई भी पैरेलल बीम जो इस मिरर पे पड़ेगी रिफ्लेक्ट, वो पास होगी फोकस से। फोकस क्या होती है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो मिडिल वाली पार्ट होती है, ये तो टेक्निकली है कि मिडिल वाली ही होती है। इधर भी हम देखते हैं कि जब भी पैरेलल रे पास फॉल करती है किसी, या आगे पढ़ेंगे तो एक पॉइंट से गुजरती है, उसको फोकस कहते हैं। तो चूंकि इधर तो ये मिरर है, इधर पास करेगा नहीं तो बाहर भाग जाएगा। तो इस केस में लगेगा कि इस पॉइंट से आ रहा है फोकस, यानी लगेगा कि ये इधर जाएगा। और इस केस में यानी कि कनकेव वाले केस में चूंकि फोकस इधर है, यानी कि सेंटर ऑफ इधर ही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच नहीं, मेन सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, इसीलिए तो ये इधर की तरफ भागेगा। आपने देखा कि ये डाइवर्जिंग मिरर है, क्या कर रहा है? रेस को डाइवर्स कर रहा है, बाहर की तरफ भगा रहा है, सीधा गया बाहर, और ये अंदर की तरफ ला रहा है। ये कन्वर्जिंग मिरर है। एंड दिस पॉइंट, और ये इस पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से ले जाए तो ये दो अलग भागों में बांटेगी। दिस विल बी द थीटा इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट रे एंड थीटा रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों बराबर होगी, जैसा कि हमने पढ़ा था। उसी तरह सेंटर कर्वेचर से इस पॉइंट को अगर मिडिल दो बार बाइसेक्ट करें तो दिस विल बी थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसकी पोल, इसकी सेंटर कर्वेचर, इसकी फोकस, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी डिफाइंड हुई। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, कमेंट में गेट टू नो मी, आपके क्या सजेशंस हैं।